जय हिंद प्यारे दोस्तों। टॉपर्स की तरह आपको भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। उसी कड़ी में हम आपको मैथ के पीछे के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो करा कर चल रहे हैं और इन पेपर्स के बाद में हम आपसे विधिवत मैथ का जो पोर्शन है, नंबर सिस्टम से लेके जितने चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से कराएंगे, विद प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन अभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रीवियस ईयर को करें, उसमें भी ज्यादा पीछे ना जाएं, जो लेटेस्ट पेपर है। तो एक पेपर हमने आपको करा दिया था जो जनवरी 2022 में हुआ था और उसी का जो निरस्त हुआ था पेपर, यानी बोर्ड ये वाला पेपर कराना चाह रहा था 2021 का, तो उसके 30 क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको देखिए और यहां से अपनी रणनीति बनाइए। कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं उसकी भी एक आउटलाइन आपके दिमाग में बनेगी और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है ये भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, ठीक है, तो उसी काम को 30 घंटे में अगर करना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, जैसे 10 औरतें 10 बेलनों से 10 पतियों को मारती हैं, तो 7 औरतें 7 बेलनों से कितने पतियों को मारेंगी। ठीक है, जोक सा पार्ट इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरफ रखते हैं और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बराबर के उस तरफ रखते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बस कैलकुलेशन कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। आप देखिए ऊपर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 मजदूर, तो 15 मजदूर हम लोग लिख देते हैं 15 मजदूर, और कितने घंटे में करते हैं? 48 घंटे में। 48 घंटे में किसी सड़क को बनाते हैं। सड़क की कोई माप आप नहीं दी है तो एक हम लिख देते हैं, किसी सड़क को बनाते हैं। अब क्या करना है? 30 घंटे में उसी काम को करना है। 30 घंटे में उसी काम को करना है तो कितने मजदूर लगेंगे? काम वही है, काम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो बस आप एक ही रखेंगे। तो फिर आपका हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 24। तो x का मान आ जाएगा, कितने मजदूर चाहिए उसको? 24 मजदूर। कितने समय में? 24 मजदूर 30 घंटे में उस काम को कर देंगे। जिस काम को 48 घंटे में कितने मजदूर कर रहे थे? 15 मजदूर कर रहे थे। तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर होता है m1 d1 अपॉन w1 या h1 भी कर सकते हो, बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। नीचे हमेशा कार्य रहता है इस तरह के सवालों में, ये आप याद रखना। जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे इसको तब आपको आराम से इसको विधिवत बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, वह न्यूनतम अंक क्या होगा x की जगह पर जिसके लिए संख्या क्या लिखी हुई है? 324x 342 11 से विभाज्य है। कितनी बार ये सवाल पूछा जाएगा कि 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाजिता रट लीजिए बिल्कुल इसको, ये तो इतनी बार पूछा गया है कि हम आपको क्या ही बताएं। विभाजिता क्या कहती है? 11 से विभाजिता कहती है कि सम सम स्थानों सम स्थानों पर के अंकों का योग का डिफरेंस निकालना है विषम विषम स्थानों पर के अंकों का योग। और अगर ये डिफरेंस 0, 11 या इस तरह से कुछ भी आता है तो इट मींस कि वो जो नंबर होगा वो 11 से कैसा होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को प्रैक्टिकल रूप में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। हमने लिख के इसलिए आपको बता दिया है ताकि, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको लिख के बता दिया। तो देखिए यहां पर समझिए, यहां पर पहला स्थान विषम, तीसरा, पांचवा और सातवां, तो क्या हुए? 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12। तो जो विषम स्थानों पर अंक हैं वो क्या हुए? 2 3 4 3, उनका योग कितना आ गया? 12 का डिफरेंस हमें किसके साथ चाहिए? दूसरा, चौथा और छठा। ठीक है, तो 4 और 2 6। अब x की जगह हमें लिखना है तो 6 तो बन रहा है। अब आप हमें ये बताइए, या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। अब 11 तो डिफरेंस होने से रहा क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ दें ताकि ये इससे घटके कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 6 अगर x की जगह रख दें, कितना रख दें? 6 रख दें, तो फिर 11 से कट जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए वो कह रहा है कि एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर अधिकतम बड़ा क्या बनाना है? अधिकतम बड़ा एक वर्ग बनाना है। इस तरह से अधिकतम बड़ा एक वर्ग बनाना है और इनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात किस पर डिपेंड करेगा? ये तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ये इसकी कुछ इस तरह से क्या होगी, ये इसका इस वृत्त का ये व्यास होगा और इसकी ये क्या होगा? विकर्ण। इस वर्ग के लिए ये जो अंदर वर्ग बना है इसके लिए विकर्ण हो जाएगा और ये विकर्ण इसका क्या होगा? वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा।
ये बात क्लियर है। वृत्त के लिए वो व्यास होगा और इसके लिए क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, तो हम इसको व्यास को मान के चल रहे हैं कि 2r होगा। कितना होगा, 2r होगा, है ना। त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना होगा, 2r होगा। तब हम कह सकते हैं कि इसका विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण यहाँ मानेंगे कितना, यहां से लेके यहां तक व्यास ही तो है, तो ये 2r ही तो है, तो 2r बराबर √2 इंटू भुजा, है ना। तो भुजा का मान यहां से कितना आ जाएगा, जब √2 से 2 काटेंगे तो यहाँ भुजा आ जाएगी, भुजा सॉरी, तो जो यहाँ से भुजा आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए भुजा आ जाएगी, √2 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो √2r हो जाएगा, √2r। तो भुजा हमारी निकल आई है किसकी, इस वर्ग की भुजा निकल आई है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और का हमें अनुपात चाहिए। देखिए एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और फिर अधिकतम बड़ा इसके अंदर जो बना है ये वर्ग, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बराबर कर लीजिए ऊपर पाई और आर की जगह आर ही मानेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी निकली थी, देखिए यहाँ पर √2 आर। तो √2 का जब वर्ग करेंगे, देखिए √2 का जब वर्ग करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। इसको आप √2 दो बार गुणा करेंगे तो घात 1 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये तो 2 हो जाएगा। और आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा π/2। अब देखते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया, जो हमें निकला है वो ये निकला है, वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे यानी अनुपात किसके साथ, अंदर बने सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकला है। क्या निकला है, π/2। आंसर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात होगा वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती, कहीं भी त्रिज्या नहीं दी है तो नहीं होगा, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है। वर्ग की भुजा के समानुपाती, भुजा भी यहाँ पर कहीं नहीं निकल रही तो नहीं होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से लगाएं, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और अक्सर लोग इसको कैसा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 102.7 को P/Q के रूप में लिखना हो, P/Q के रूप में न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान क्या होगा। देखिए P/Q के रूप में इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 102 और 7 कर दीजिए, और एक अंक पे दशमलव है तो नीचे 10 का भाग हम लगा सकते हैं। ठीक है, जब 10 का भाग लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, और Q का मान यहाँ पर क्या होगा, 10, तो Q का मान कितना हो जाएगा, 10 P/Q के रूप में हो गया ये, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 त्रिका 9, 1 3 12, हाँ 3 से कटेगा नहीं, 10 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, 600 रुपए पर साधारण ब्याज। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 600 रुपए, मूलधन है 600 रुपए, पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, और समय कितना है, समय कितना है, 4 वर्ष, समय कितना है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाता है, और जो मिश्र धन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 720 रुपए। लिखने की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने लिख दिया, 720 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर, मेन पॉइंट यहां पर है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना होगा। देखिए नॉर्मल जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे नॉर्मली, तो आपको ये लगेगा कि हम यहाँ पर क्या कर लें, हम सबसे पहले यहाँ पर दर निकाल लें, क्योंकि मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है, तो ब्याज निकल आएगा, तो आप दर निकाल लें, फिर उस दर में 2 जोड़ दें, तब जाके हम मिश्र धन निकाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गणित की बहुत ही बेसिक चीज को समझ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड को अपना रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमसे वो क्या पूछ रहा है, बस ये देखिए, 600 रुपए थे, 600 रुपए थे, साधारण ब्याज की कोई दर रही होगी, दर हमें नहीं पता, कोई भी दर रही हो, दर से 4 वर्ष में 720 वो हो जाता है, तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा, तो कितने साल में, 4 साल में ना, तो 4 साल में अगर 2% हम बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ जाएंगे, 8, कितना बढ़ जाएगा, 8, तो 8 बढ़ेगा 4 साल में, तो इसका निकाल दीजिए, 600 का 8% कितना होगा, बस ये निकाल दीजिए, 8% कितना हो जाएगा, 8 संग 48 रुपया। अब आप कहोगे ये 48 रुपया क्या आया, यही तो एक्स्ट्रा वाला आया है, कौन सा आया, एक्स्ट्रा ब्याज आया है, 48 एक्स्ट्रा ब्याज आया है, और 720 तो बन ही रहे थे ना, अगर नॉर्मल दर चल रही थी तब तो 720 बन ही रहे थे, तो बस यही तो 48 हमें इसमें जोड़ देने हैं, ये आप 48 यहाँ जोड़ दीजिए, तो जो कुछ भी आएगा वही पैसा आपका
2% दर बढ़ाने के बाद आएगा मिश्र धन। तो 768 रुपए उत्तर हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप एक सेकंड के लिए समझ सकते हैं, भाई ये मूलधन है, 2% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितने रुपया हुआ जाके 48 रुपए होगा जाके। आप निकाल के देख लीजिए, 600 का है ना, मूलधन में गुणे दर में गुणे समय बटे 100 करिए तो 48 रुपए आ जाएगा। बस वही उसमें जोड़ दीजिए तो हमें अलग से दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला, निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। कोई भी दो पूर्णांक आप जोड़ दीजिए और उनका जो योग होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। भले धन के पूर्णांक हो या ऋण के पूर्णांक हो, उससे मैटर नहीं करता है, योग एक पूर्णांक आएगा, ये बात सही है। परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। अगर दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जाएं, अगर दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जाएं तो उनका जो योग होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, P अपॉन Q के रूप में आएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहे हैं दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। सपोज करो एक परिमेय संख्या हमने ले ली रूट 2 और प्लस √2, ठीक है, इस तरह से ले लिया तो ये क्या बन गया जाके 2√2 बन गया जाके। तो ये कैसी संख्या मिली है, ये भी हमें अपरिमेय मिली है। ये क्या कह रहा था, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। बात सही है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं। देखते हैं, अब हम करते हैं 2 माइनस 2√6 और में प्लस करते हैं, ये एक तरफ है, में प्लस करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं इसको, 2 प्लस 2√6 और में प्लस करते हैं 2 माइनस 2√6, ये करते हैं। ये दो को जोड़ते हैं आपस में, जब इनको जोड़ेंगे तो ये चिन्ह हटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2√6 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4, जो कि कैसी संख्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा दो परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी हो सकता है। यानी कि हमारा यही ऑप्शन है, यही कैसा हो जाएगा, गलत। और प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है। देखिए, एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं ये कैसी संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं आप जोड़ दीजिए तो उनका जो योग आएगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। यहाँ पर ऋण पूर्णांक काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये जीरो के बाद, जीरो नहीं काउंट होता है इसमें, जीरो के बाद जो 1 2 3 काउंटेबल चीजें होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब जीरो जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट चली गई थी, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या अपने 20% से 60 कैसी है, अपने 20% से 60 अधिक है। तो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% को अगर आप सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 में 5 क्या होता है, जिसके बारे में मतलब जिसके सापेक्ष बात होती है, यानी संख्या के सापेक्ष बात हो रही है कोई संख्या, और ये जिसके बारे में बात हो रही होती है। फिर से समझिए, देखिए कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। तो ये अगर संख्या है, अगर ये संख्या है, मतलब 5 अगर संख्या है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 1। और इससे ये 60 अधिक है तो फिलहाल 5 से 1 कितना अधिक है, 4 अधिक है। और जबकि मान में ये 4 कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। तो 4 बराबर अगर 60 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो फिर संख्या हमने क्या मानी थी, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15 पन्ना 75। तो संख्या क्या आ जाएगी, 75 हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे लगा सकते हो। दूसरा तरीका है, मान लो आप संख्या को, माना संख्या x है, जब x आप मानोगे तो x कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, तो 20% से, तो संख्या का 20% क्या हो जाएगा, x/5। तो ये संख्या अपने 20% से कितनी अधिक है, 60 अधिक है। आप ऐसे करके लगा सकते हो। और तीसरा इसका तरीका है बाई ऑप्शन, आप ऑप्शन से ऑप्शन उठाइए और फिर उसको इसी कंडीशन में फिट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगला देखिए, संख्या 30 70 के सबसे निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या क्या है। देखिए हम लिख लेते हैं 30 70 के निकट बतानी है, सबसे निकट कौन सी संख्या है जो 17 से कट जाए। तो पहले हम इसी को देखते हैं, क्या ये 17 से कटती है। तो 17 से काटेंगे, 17 एक बार जाएगा और कितना ही रहेगा, 13 बचेगा। 7 नीचे आएंगे और 17 अपना बस 17 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, कितना बचेगा, 1, और ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, या तो हम 3070 से 10 हटा दें, क्योंकि ये तो शेष है ना, ये तो शेष है,
यानी 17 से काटने पर ये शेष बचा है। तो या तो 3070 से हम 10 हटा दें, तब जो संख्या मिलेगी वो 17 से कट जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सबसे निकट वाली बताइए। तो सबसे निकट के लिए क्या है, 17 हटाना अच्छा है या इसमें हम अलग से 7 जोड़ दें। तो कितना हो जाएगा मान, इसका मान 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो कमी है 7 की, उसको अगर हम 77 कर दें 70 की जगह, तो ये जो संख्या हमें मिलेगी ये पूरी 17 से डिविजिबल होगी, कट जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हम 10 हटाने की बजाय 7 जोड़ दें, तो हमारा मान होगा 7 जोड़ना, यानी 3077 वो संख्या होगी जो 17 से पूरी तरह से कैसी होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी में क्वेश्चन बनते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से कट जाए, या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18 से कट जाए। ये वाले क्वेश्चन हमने आपको कराए भी थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ही बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। देखिए 5:4 में 5 क्या है और 4 क्या है, ये समझिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ये हो गया क्रय मूल्य, 5 क्या हो गया क्रय मूल्य, और 4 क्या हो गया विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आपको आई, जैसा उसने बोला वैसा ही हमने आपको लिख दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, कोई चीज 5 रुपए में खरीदी गई है और 4 रुपए में बेची गई है, तो जो उसको हानि हो रही है, वो कितने की हो रही, 1 की हो रही। और हानि या लाभ हमने आपको पहले भी बताया है, हानि हो या लाभ हो, इन दोनों को हमेशा किस मूल्य पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर देखते हैं। और क्रय मूल्य कितना था 5, तो 5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 20% की उसको क्या हो रही होगी, हानि। 20% यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, हानि हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला कह रहा है, यदि किसी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दिया है। घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण क्या होता है। देखिए घन जो होता है वो एक 3D फिगर होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और तीनों बराबर होती हैं अगर हम घन की बात करें। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा होता है। और यहाँ पर हमें घन का विकर्ण कितना दे रहे हैं, 8√3 दे रहे हैं। 8√3 को आप √3 इंटू भुजा के बराबर करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा। तो घन की जो भुजा आएगी, क्या आएगी, घन की भुजा ए बराबर कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात हमें पता चल गई, घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जब आप 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ेंगे आयतन वगैरह, तब आपको ये पढ़ाए जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 1 मिनट के लिए आपको बता दें, अगर आप समझ पाओ, जितने भी उस पर फलक होते हैं उन फलकों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और फलक एक सतह होती है, आप एक ईंट देखिए, हालांकि वो घनाभाकार होती है, क्यूबॉइड होती है, लेकिन उसकी जितनी भी सतह होती हैं उन सतहों का क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल। तो ऐसे कोई घनाकार अगर आकृति है तो उसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू, और भुजा कितनी है, 8 64 हो जाएगा। तो ये 6 चौक 24 और 36 और 2 38, यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइट बहुत जा रही है आज, बहुत डिस्टर्बेंस है, क्लास पढ़ाने में कम से कम बहुत कट लग रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक व्रत में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्रत का व्यास क्या होगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। वो कह रहे हैं 120 डिग्री का ये व्रतखंड है, 120 डिग्री का है, और इसका क्षेत्रफल वो दे रहे हैं, एरिया इसका दे रहे हैं 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्रत का व्यास क्या होगा, हमसे इसका डायमीटर पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें त्रिज्या मिल जाए तो डायमीटर निकल आएगा। देखिए व्रत का जो ये खंड होता है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो πr² तो रहता ही है, बस उसमें कर क्या दिया जाता है, θ/360 कर दिया जाता है। थीटा मतलब 360 पूरा होता है, और हम थीटा का निकालने मतलब जितना हमें कोण दिया है उतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो उतना कितना है, 120/360 और πr² रहेगा। तो इसको कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये πr²
आर स्क्वायर और बटे 3, ये माना गया इसका जो खंड क्षेत्रफल है उसका, और ये दिया था 66/7। कितना दिया था? 66/7। अब हम इसको काट सकते हैं, अगर हम पाई का मान लगा दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 22/7 आएगा। कितना आएगा? 22/7, और पाई का लग गया मान, आर इंटू आर स्क्वायर बटे 3 बराबर यही 66/7। अब देखिए 22/7 से यहाँ पर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 3 ऊपर गुणा होगा जाके, तो आर का मान जो आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3। तो व्यास इसका आर का दूना होता है, तो व्यास कितना आ जाएगा? 6 से। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, ये है वर्ग और ये रहा इसका विकर्ण। कह रहे हैं इस विकर्ण को, वैसे अगर साधारण रूप में देखें, साधारण रूप में देखें तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा होता है, तब इसका जो क्षेत्रफल निकलता है, तब इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तब क्षेत्रफल निकलेगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि उस कंडीशन में भुजा इसकी कितनी होगी? ए होगी। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है? वर्ग के विकर्ण को दूना करने की बात कह रहा है। तो ये जब दूना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2√2 इंटू ए, यानी इस कंडीशन में भुजा इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी भुजा हो जाएगी 2a। √2 तो वहाँ रहेगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 2a। इस कंडीशन में जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, यानी 4a²। तो यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ 4a² हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, ठीक है, जिससे जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वो कह रहे हैं घड़ी का, आप थोड़ी देर के लिए बता देते हैं आपको इस तरह से। माना क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात होती है। माना लागत मूल्य कितने रुपए था? x रुपए था। माना लागत मूल्य x रुपए था, तब उस पर जो लाभ हो रहा है, वो भी कितने परसेंट का हो रहा है? x% का। फिर से सवाल को समझिए क्या कह रहा है। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, तो ये तो इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य क्या हो गया है इसका? 75 रुपए। 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य x के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, इस तरह से हमने कर दिया, लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमारे सामने क्या आ जाएगा बताइए? विक्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना था? x में लाभ कितना है? x का x%, तो ये हो जाएगा, भाई लाभ तो क्रय मूल्य पे ही देखा जाएगा, तो x का x% लाभ होगा। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x²/100, और इसको बराबर करेंगे 75 के। अब बताइए, इस तरह से अगर आप लगाओगे तो सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, यानी इस सवाल को हमें ऐसे नहीं लगाना है। तब कैसे लगाना है? आप इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप बाई ऑप्शन लगाइए। क्या लगाइए? बाई ऑप्शन लगाइए, बहुत जल्दी ये सवाल लगेगा। देखिए बाई ऑप्शन कैसे लगाएंगे। विनय घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य, अब मान लीजिए हमने लागत मूल्य मान लीजिए 150 रुपये मानी, लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ। अब 150 रुपये पर अगर 150 रुपये का लाभ होगा तो 150 तो क्रय मूल्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 75 रुपये तो विक्रय मूल्य है, तो उससे ज्यादा क्रय मूल्य कैसे हो सकता है? तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, 175 भी ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी इन्हीं दो में कोई ऑप्शन होगा। तो 50 को देख लेते हैं, सीधा सीधा पड़ेगा। अगर हम 50 को देखते हैं तो 50 रुपए की घड़ी है, प्लस उसी में उसका हम लाभ जोड़ते हैं, है ना, लाभ। तो 50% कितना हो जाएगा? 25 रुपए, और 25 रुपए जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो यही ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन। तो आप इस तरह का इक्वेशन जब बने तब आप इक्वेशन को पूरा नहीं लगाएंगे, बल्कि आप आराम से क्या कर लेंगे? इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो। देखिए ये दो वृत्त हैं और वो जैसा सवाल कह रहा है वैसा कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। वो कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है, ये
वो कैसी हो, उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, और त्रिज्याओं के योग से कम होगी तब फिर जो वृत्त होंगे वो आपस में कैसा करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्योंकि त्रिज्याओं की अगर बराबर होगी बीच की दूरी तो वृत्त किस तरह से काटेंगे, इस तरह से छुएंगे, बिल्कुल बाहर छुएंगे, तब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों का योग हो जाएगा, ये R1 और ये R2। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा कम हो, तो ये केंद्र है और ये त्रिज्याओं के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं से कम है R1 प्लस R2 से, तब वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, यानी अंतःस्पर्शी होंगे, बाह्यस्पर्शी होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज लाइट का बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b कोई दो धनात्मक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता है, 4 और 5 शेष बचता है। अब जब a स्क्वायर और b स्क्वायर को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। देखिए लगाने को अगर हम इसको जाएं तो थोड़ा सा ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए दे रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि a और b दो संख्याएं हैं और इसमें हम किसका भाग लगाएं, 4 और 5 का भाग लगाएं, तो क्रमशः क्या शेष बचता, सॉरी ए और बी में अगर हम 6 से भाग लगाएं तो क्रमशः क्या शेष बचता है, 4 और 5 शेष बचता है। अब वो कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ही ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तब देखिए आप अब ए की जगह आप ये मानिए कि 4 यहाँ बच रहा था, तो ए में जब 6 का भाग लगा रहे थे तो 4 बच रहा था, तो ए के स्क्वायर में अगर लगाएंगे तो 4 चकू 16, ठीक है, 4 चकू 16। और इधर देखिए बी कितना है, 5 बच रहा था, तो बी 5 बच रहा था, और अगर हम अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है, तो 5 25 कितना हो रहा है, 25 25 और 16 कितना हो रहा है, 41। अब 41 में आप 6 का भाग लगा के देखिए, 41 में हमने इसका स्क्वायर बना लिया, जो शेष बच रहे थे उनका भी हमने स्क्वायर कर लिया। अब जो हमें फिगर मिला वो डिविजिबल फिगर है, अभी भी इसको हम 6 से काट सकते हैं, तो 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 7 42, ज्यादा हो जाएगा, 6 4 36, 6 बार जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 शेष, कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि शेष 5 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लगा सकते हैं, बाकी तो फिर होता है आप विधिवत इसको लगाएंगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक अंक विन्यास है 1 5 2 10, अच्छा ठीक है, में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलुप्त संख्या हमें पता करनी क्या होगी, तो देखिए 1 का 2, 2 का 3 होना चाहिए, 3 का 4, 4 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, तो 3 आएगा। यहाँ पर विलुप्त संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है 2D और 3D दोनों में, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो पूछा जाएगा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए वृत्त की भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में, और क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है, तो इस कंडीशन में इसको हम किस तरह से लेंगे, इसको हम लेंगे, आप इसको मान के चलिए कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर एक वृद्धि m बराबर 10 है और n बराबर भी 10 है, तो उस कंडीशन में m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 में गुणे 10 बटे 100, ये जीरो कट जाएंगी, 10 10 20 हो जाएगा और 1 21, तो जो उसके क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा जाके वो कितना पड़ेगा, 21% की वृद्धि होगी। दूसरा तरीका है, मान लीजिए 100 था क्षेत्रफल, कितना था उसका, 100 था, 100 क्षेत्रफल को हमने 10% बढ़ाया, तो कितना कर दिया, 10% अगर हम बढ़ाते तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और फिर से इसको 10% अगर हम बढ़ाते हैं, फिर से 10% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 इसका बढ़ाइए तो 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 131। तब आप देखिए 100 से, सॉरी 121, कितना हो जाएगा, 121, भाई इसमें कितना जुड़ जाएगा, 110 हुआ, और 10% और इसमें जोड़िए, 10% जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका, 11, और 11 इसमें जोड़ो आप जाके तो 121 होगा। तो ओवरऑल जो वृद्धि हो जाएगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी, 21% की हो जाएगी, और यही हमारा यहाँ पर लग जाएगा, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व जो उम्र थी वो 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है। 5 वर्ष पहले की जो उम्र है, और यहाँ पर उम्र है, और 9 वर्ष बाद की जो उम्र का गुणनफल है वो कितना है, 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बाई ऑप्शन लगाओ, इतना कुछ है ही नहीं। मोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु यहाँ पर दी होगी, तो क्या है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र, तो 5 वर्ष पूर्व अगर वर्तमान मान लीजिए 6 है,
तो 6 के 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 1 साल होगी, यानी कि 1 साल का होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उम्र और 9 वर्ष की बाद की उम्र, और इसमें 9 वर्ष जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 15 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल जो है वो 15 है, और इनका गुणा करिए 15 एकम 15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी इनमें आप लगाओगे तो ये फिट ही नहीं बैठेंगे, आप इनमें से भाई 3 हो नहीं सकती, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और 4 हो नहीं सकती 5 वर्ष पहले की, तो 2 ही ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगी, और 0 का जब आप गुणा करोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो उससे भी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन ही है यहाँ पर, डी ऑप्शन। कह रहा है इतने का मान क्या होगा, सरलीकरण का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है, 0.00032 की पावर दिया है 0.6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कितना है, 5 अंक पे दशमलव है, 5 अंक पे दशमलव है, और ये 32 कितना होता है, 2 की घात 5 होता है, और 5 अंक पे दशमलव है, मतलब हम नीचे कितना लिख सकते हैं, इस तरह से 1 लाख लिख सकते हैं, तभी तो 5 अंक पे दशमलव आएगा। और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, और इसका भाग लगाएंगे तो यही चीज हमें प्राप्त होगी, और इसकी घात क्या चल रही थी, 0.6 चल रही थी। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है, तब आप क्या कर सकते हो, 2 बटे 10 की पावर 5 लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो 2 बटे 10 की पावर कितना लिख सकते हो, 5। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इधर देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 बटे 10 लिख सकते हो, और ये हटा सकते हो 6/10, तो गुणे कर दीजिए 6/10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो ऊपर हो जाएगा जाके 2/10 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और बटे 1000। ठीक है, तो मान कितना हो जाएगा, 0.008। देखिए क्या ये ऑप्शन है कहीं पर, 0.008, तो दिक्कत तो हुई नहीं है, 2/10 कर लिया हमने की घात 5 कर दिया, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 5x 9 और 327 और 2/8 और 2/8 का योग कितना है। तीन देखो संख्याएं दी गई हैं, जिसमें 2 में नंबर मिसिंग है, और इनका योग बता रहा है 1114 बता रहा है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है x का अधिकतम मान क्या होगा। तो पहले तो इसको तो हटा ही लें, 324 को तो हम हटा ही दें, सॉरी 327 को, इसको हटा दें, 327 को तो हम हटा ही दें, तो हटा दीजिए, 14 से 7 बचेंगे, यहाँ पर 10 से 2 गए 8 बचेंगे, और यहाँ 10 से 3 7, 787 बचेगा। जब एक संख्या को हमने हटा दिया तो 787, यानी इन दो का जो योग होगा वो कितना होगा, योग 787 होगा। अब वो कह रहा है x की जगह अधिकतम चाहिए, जो x है, क्या इसका हम कलर चेंज करते हैं, आपको दिखेगा, जो x है इसकी जगह पर अधिकतम चाहिए उसको। ठीक है, तब क्या करना चाहिए, देखिए 9 8 17 हुआ होगा, जोड़ है ना, 9 8 17 हुआ होगा, तो एक कैरी गया होगा, एक हासिल गया होगा, फिर देखो इधर 5 2 7 हो रहे हैं, यानी यहां से कुछ भी हासिल इधर नहीं आया होगा। अब x और y का जोड़ जो हो रहा है वो 8 हो रहा है, तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम क्या करें कि किसका अधिकतम, तब x का अधिकतम संभव मान, तब x का अधिकतम संभव मान, देखो एक कैरी जाएगा तो एक तो यहाँ पर 8 में एक तो होगा ये वाला हासिल वाला होगा, यानी यहाँ पर जो x और y का वास्तविक मान योग होगा, जो x प्लस y का योग होगा वो तो केवल 7 ही होगा, क्योंकि एक तो हासिल वाला गया है, उसमें भी हमें x का अधिकतम रखना है, तब y हमें क्या रखना पड़ेगा 0, और x का कितना रखना पड़ेगा 7, तो x का मान कितना हो जाएगा 7। तो ये छोटे छोटे सवाल आते हैं और कंफ्यूज करके गलत हो सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ऐसे आपको 20 सवाल ऐसे कराए जाएंगे जहां पर आप छोटे सवालों में फंस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, परिमेय संख्या दी है 0/-5 और कहा जा रहा है से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है इस ऑप्शन में से। तो पहले तो ये बताइए 0/-5 का मान कितना आएगा 0, तो हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए, 0 से बड़ी संख्या मिल जाए। 0 से बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए ये संख्या -1/4 ये माइनस में है तो बड़ी नहीं है, -3/-8 -2/7 ये भी माइनस में है, -1/3 ये भी माइनस में है, ये जो लिखी है -3/-8 तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसका मान आएगा 3/8, जो कि 0 से कैसा है, बड़ा मान है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -3/-8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो संख्याओं, देखिए दो संख्याओं का
गुणा बराबर होता है उन संख्याओं का लासा गुणे उनका मासा। ये चीज आपको शायद लासा मासा में आपने पढ़ी होगी, कक्षा 3-4 में भी ये चीजें हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा था, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएम का गुणनफल दे रहा है, कितना दे रहा है, 336 दे रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल दे रहा है 336। दो संख्याओं का अंतर 10 है। अब वो इनका गुणनफल नहीं बता रहा है, वो इनका अंतर बता रहा है, यानी a माइनस बी बराबर 10 बता रहा है। तो संख्याएं क्या होगी, तो हमसे संख्या पूछ रहा है। देखिए, एक तो इसका तरीका है कि आप बाई ऑप्शन लगा लो, बाई ऑप्शन लगा लो, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 336 हो जाए इस ऑप्शन में से, वही हमारा उत्तर होगा। और उनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का। तो आप 10 का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग सभी में उन्होंने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणनफल 336 नहीं होगा, 10 और 20 का गुणनफल 336 नहीं होगा। 14 और 24 का, 14 चकू 56, 6 5 14 28, 28 और 5 33। अच्छा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 14 और 24। तो एक तो यही तरीका है, और जो कि सरल भी है तरीका, आप इसको लगाते हैं तो यही बेसिक तरीका सबसे सरल है ऑप्शन। इसको तो बाई ऑप्शन ही लगाना चाहिए। बाकी दूसरा तरीका तो इसका फिर ऐसा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ये होता है एक फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पर आप x माइनस वाई का मान लगाएंगे, तो यहाँ से आप जब आगे जाएंगे तो x वाई का मान लगाएंगे, ठीक है। तो x वाई का मान यहाँ से आपसे निकल आएगा, मतलब x माइनस वाई का मान यहाँ पर लगाएंगे, जो दिया हुआ है वो लगाएंगे, तो आपको आगे यहाँ पर x और y के मान मिल जाएंगे जाके, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जाके। नेक्स्ट देखिए, इसमें और क्या था, और कुछ था, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 4 की पावर 61 को हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 4 की पावर 61 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 61 चला जाएगा तो 4 एक बचेगा, एक 61 घात चली जाएगी तभी तो 4 छोड़ देगा। यहाँ पर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 4 का क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा 4 की घात 4, शायद यही बचेंगे। अब इनको जरा हम और देख लेते हैं, 4 की घात 61 बाहर ही रहने दो, 4 1 5, अच्छा सबको एक बार लिख देते हैं, 1 4 16, 4 चकू 16 चकू 64 और प्लस 4 चकू 16 चकू 64 चकू 256, ठीक है। 4 चकू 16 24 25, ठीक है। 4 की पावर 61 चल ही रहा था, अब इधर जोड़िए, 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा 80, 80 5 85, 85 और इसमें जोड़ दीजिए 85, तो 6 5 11, 8 5 13 1 14 और 2 1 3, 341। अब देखिए ये संख्या किस संख्या से भाज्य होगी, ये संख्या किससे कटेगी, तो 3 से क्या कटेगी, 3 एकम 3 नहीं कटेगी 3 से, क्योंकि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग नहीं कट रहा। 11 से कटेगी, 11 3 33, 11 एकम 11, ये संख्या 11 से कटेगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी बेसिकली इस तरह की घातें दी हो तो आपको कॉमन लेना ही पड़ता है, तभी आपको ऐसी चीज मिलती है, ऐसी संख्या मिलती है जो डिविजिबल होती है किसी भी ऑप्शन से। और अगर तब भी डिविजिबल ना हो तो एक यहाँ से 4 खिसका के और इधर कर दो आके, तब डिविजिबल बन जाती है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, सब सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ोगे। कह रहा है कि 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय क्या था। तो देखिए 3 घंटे 57 से आप 3 घंटे 58 ना घटाइए, 57 ही घटाइए, तो सॉरी 3 घंटे नहीं 3 बजकर, हम घंटे इसको बोल रहे हैं, 3:57 से आप 5 घंटे 57 मिनट ही घटाइए। तो जब 3 बजे से आप 5 घंटे 3:57 से 5 घंटे 57 मिनट घटाएंगे तो कितना बजेगा जाके, तब बजेगा जाके 10 और 10 5 15, ठीक है 10 बजेगा जाके, 10 बजेगा जाके। लेकिन यहाँ पर 57 की बजाय 1 मिनट और कम किया गया, यानी 1 मिनट और कम होगा। 10 बजे में 1 मिनट और कम करोगे तो 9 बज के और कितने मिनट हो जाएंगे, 59 मिनट हो जाएंगे। तो 9 बज के सुबह के 59 मिनट हो जाएंगे। आप देख रहे हो, ये तो घड़ी की बात है, तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक योरसेल्फ। पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित व्यय के शीर्षकों के अनुसार कुल राशि 3500 रुपए में से ईंधन पर कितना खर्च हुआ। देखिए इसका यहाँ पर फिगर नहीं आया है, इसी वजह से ऐसा एक फिगर बना था, एक खर्च था यहाँ 48% था, ऐसे करके एक यहाँ पर 11% दिया था, ऐसे करके एक 10% दिया था, एक 38% दिया था, तो 48, हाँ 38% दिया था। तो यहाँ पर कह रहा था ईंधन, ये ईंधन का था, ये ईंधन का था जो मुझे याद है। और किस पर
ईंधन पर कितना खर्च हुआ, शीर्षकों के अनुसार कुल राशि 3500 में से ईंधन पर कितना खर्च हुआ दर्शित व्यय के शीर्षकों में से। तो कुछ ऐसा था और पूरी राशि खर्चा दे रहा था, एग्जैक्ट यहाँ लिखा हुआ नहीं है सवाल। पाई चार्ट द्वारा दर्शित व्यय के शीर्षकों के अनुसार कुल राशि 35,000 होनी चाहिए। 35,000 में से ईंधन पर कितना खर्च हुआ, तो अगर 35,000, ये सवाल अधूरा लिखा है, हम आपको फिलहाल ये बताना चाहेंगे। जब ऐसा सवाल है तो आपको करना क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि सवाल ये अधूरा लिखा है। 35,000 जो कुल राशि है तो उसको आप किसके बराबर मानेंगे, 100% के बराबर मानेंगे। और जिसका पूछा जाए, ईंधन का पूछा जा रहा है तो ईंधन का 10% निकाल देंगे। अगर पूछा जा रहा है जैसे ये थोड़ी देर के लिए ईंधन की बजाय किराया है, रेंट है, तो ईंधन और रेंट को जोड़कर कितने का निकाल लेंगे, 21 का निकाल लेंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी इस तरह का पाई चार्ट आए तो इसको 100 बराबर माना जाता है, पूरा मान जो होता है उसको 100 के बराबर करते हैं और जिसका पूछा जाता है उसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सही नहीं लिखा है तो इसको इसीलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है और दिन बुधवार है। 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है और दिन कौन सा है, बुधवार है, दिन बुधवार है। यदि ये अधिवर्ष हो और ये जो साल है ये कैसी है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में आपको पता होता है, लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, 366 दिन टोटल होते हैं। यदि ये लीप ईयर हो तो आज से 3 साल बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। देखिए एक चीज आपको पता होगी, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। विषम दिन वो होते हैं जब आप सप्ताह सप्ताह हटा देते हैं पूरे दिनों की संख्या से, तो जो शेष बचता है उसी को विषम कहते हैं। 365 दिन में जब आप भाग लगाओगे 7 का, तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इसी को विषम दिन काउंट करते हैं। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर तो वैसे भी पढ़ाएंगे, एक चीज और पता होना चाहिए, एक नॉर्मल जो साल होती है वो जिस तारीख को खत्म होती है, जिस तारीख को, जिस दिन को शुरू होती है, जिस दिन को शुरू होती है उसी दिन को वो खत्म होती है, उसी दिन को वो खत्म होती है ना। जिस दिन को वो शुरू होती है उसी दिन को वो खत्म होती है, एक नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर एक लीप ईयर है तो जिस दिन को वो शुरू होगी उसके अगले दिन वो खत्म होगी, एक दिन और बढ़ जाता है। तब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लीप ईयर है, जिस 1 अप्रैल जिसकी वो बुधवार बता रहा है वो लीप ईयर है, यानी इसका तो 28 जो फरवरी था वो तो छूट ही चुका है। अब आगे के जो 3 साल हैं वो बिना लीप ईयर के होंगे, ये तो क्लियर है ना, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। तब अगली साल भी कैसी होगी, अगली साल भी साधारण साल होगी। तो 1 अप्रैल, अगली साल वाला 1 अप्रैल जो होगा वो किस दिन होगा, बुधवार की बजाय गुरुवार को होगा। उसके 1 साल हो गया ये। फिर इससे अगला वाला जो अप्रैल होगा वो बृहस्पतिवार की बजाय किस दिन होगा, शुक्रवार को होगा। अब 2 साल हो गए आपके पास। फिर जो 1 अप्रैल होगा तीसरी साल वाला वो किस दिन होगा, शनिवार को होगा। और ये कितने साल हो गए, 3 साल। तो 3 साल के बाद जो 1 अप्रैल आएगा वो शनिवार के दिन आएगा, यानी कि सैटरडे के दिन आएगा। तो ये जब आप कैलेंडर पढ़ोगे तो वहां पर आपको बेहतर समझ इसकी बनेगी, ठीक है। चलिए, मतलब साधारण साल वही तारीख है ना, तो ये खत्म 1 अप्रैल की बात कर रहा है ना, तो 31 मार्च उसका बुधवार पड़ेगा, है ना। जिस दिन शुरू होती है साल और जो खत्म होती है वो सेम डे खत्म होती है। तो बुधवार को शुरू हुआ अगर 1 अप्रैल, जैसे 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। मेरे कहने का मतलब ये है अगर वो साधारण वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर है। देखिए कोई भी न्यून कोण हो, मान लीजिए हमने 60 डिग्री ले लिया, न्यून कोण है, 90 डिग्री से नीचे के कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसका अगर हम पूरक कोण निकालें, इसका अगर पूरक निकालें और इसका संपूरक निकालें, ये आपको पता होना चाहिए। पूरक और संपूरक ज्यामिति अच्छी खासी पूछी जाती है। तो इसका पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योगफल कितने अंश हो, 90 डिग्री हो। संपूरक होता है जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और इसका संपूरक क्या होगा 180 करने के लिए, 120 डिग्री। वो पूछ रहा है इन्हीं का अंतर क्या होता है, तो इनका अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। और कुछ भी आपने उनको ले लीजिए, लेकिन उनके बीच का जो अंतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कितने समय में 16 सही 2/3 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए मूलधन का 5/6 हो जाएगा। तो 6 मूलधन है और ये साधारण ब्याज है। अब फिर से आप पढ़िए सवाल को, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने लिखा है। कितने समय में, हमसे क्या पूछ रहा है, ये दर हमें दी है, टाइम हमसे पूछ रहा है क्या है, देखिए कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ का लिखा नहीं है, मूलधन का 5/6 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। या तो आप अपने उसी फॉर्मूले से लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर PRT यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है आपका, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6, दर कितनी है आपकी 16, कितना हो जाएगा 50/3, और T हमसे पूछा गया है बटे 100, तो बटे 100 आएगा। और यहाँ साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 5। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा 5 ईयर यानी 5 साल, यही समय होगा। तो 5 साल में हुआ धन कितना हो जाएगा, मूलधन का 5/6 हो जाएगा, 5 साल उत्तर आएगा। एक तो ये तरीका, इसको आप ऐसे लगा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इतना लेंदी क्यों आप कर रहे हो, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर देखिए, इस दर को बनाइए आप, एक साल में कितना होता है 50/3 है। इस दर को सिंपल करने के 50/3 आएगा, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे 100 और आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में अगर 6 रुपए थे, इसको अगर और हम अलग करके लिखे, एक साल में अगर 6 रुपए थे तो उसको ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया मिलता है। 6 रुपए पे ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया। और यहां पर कितने, मूलधन 6 पे ब्याज उसको 5 चाहिए, तो 1 मिलता है ब्याज जब एक साल में, तो 5 मिलेगा 5 साल में। लग गया क्वेश्चन बस। तो ये शॉर्ट तरीका भी है, बट ऐसा है, ये चीजें तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आप मैथ को लगाओगे, है ना। जब आप अपनी प्रैक्टिस में लाओगे चैप्टर्स को, आपको क्वेश्चन टाइप रट जाएंगे कि अच्छा ये वो टाइप वाला है, इसको हमें बाई ऑप्शन लगाना चाहिए, या इस पे हमें बेसिक मेथड लगाना चाहिए, या इसको हमें किस तरह से लगाना चाहिए, कौन सा तरीका इसके लिए बेटर है जहां से हमारी टाइम की बचत हो सके। तो ये तभी संभव है जब आप लगाओगे मैथ को, ठीक है। यदि 10, अब इसको भी लगाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको चलो मेन ही बता दे रहे हैं। यदि 10 रुपए दर्जन की दर से, देखो 10 रुपए में कितने, 1 दर्जन यानी 12 केले, यही तो है। और क्या किया, खरीदे यानी क्रय मूल्य, सही लिखा हमने। 10 रुपए में 12 केले खरीदे, 10 रुपए दर्जन की दर से केले खरीदे, और 10 केले 12 रुपए की दर से, और 12 रुपए की दर से कितने केले, 10 केले, 10 केले बेचे, केले विक्रय किया, बेचे। तब वो पूछ रहा है लाभ हानि कुछ भी पूछे, तो इसका जो ये तरीका है ये वाला देख लो जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। बाकी तो और भी हैं, कुछ नहीं, बस केलों की संख्या बराबर कर लो। तो यहाँ कितने खरीदे थे, 12 खरीदे थे, और यहाँ कितने खरीदे थे 10, तो इसका एलसीएम ले लो, 10/12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो बस इसको 60 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे 5 का, और इसको 60 करने के लिए कितने का करेंगे 6 का, ठीक है। तो इधर भी 5 का कर दीजिए, और इधर भी कितने का कर दीजिए 6 का। यहाँ आ जाएगा 50, और यहाँ पर आ जाएगा 72। अब ये कितने हो गए, 12 पंचे 60 केले खरीदे, और 10 संगा 60 केले बेचे, संख्या समान हो गई है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, यदि 60 केले 50 रुपए के खरीदे और 60 केले 72 रुपए के बेचे, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है देखना जरा, उसको लाभ हो रहा है 22 का लाभ हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है, तो 22/50 और गुणे 100, ये हो जाएगा कितना 44% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। 44% का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30%, तो माना संख्या x है, उस संख्या के 3/4 में, अब इस संख्या का 30%, तो 30% कितना होगा 3/10। इस संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या का 3/4 कितना होता है भाई 3x/4, चौथाई से 63 कम है, ये 63 कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमें इसको कैसे लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए -3x/10 = 63। फिर से देख लीजिए इसको दोबारा। यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, ये वाला 63 कम है, तो माइनस इसको करेंगे बराबर 63 के कर देंगे, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इसको, अदरवाइज आप क्या ही कर सकते हो, आप बाय ऑप्शन लगा सकते हो। इसको कैसे लगा सकते हो, बाय ऑप्शन लगा सकते हो इसको, तो कोई संख्या कंसीडर कर लो, और नहीं तो फिर आप इधर से लगाइए। अच्छा ये एक मिनट देख लेते हैं इसको। यदि किसी संख्या का 30%, तो कितना हो जाएगा 3/10। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम हो, 30%, और वो संख्या मान लीजिए हमने कितनी मानी है 10,
तो 10 का 3/4 कितना होता है? 10 का 3/4, हाँ बात हो ही जाएगी। भिन्न नहीं बनेगी तो उसका कोई औचित नहीं निकलेगा। तो आप इसको बेसिक से ही लगा लीजिए, इसी से लगा लीजिए। कितना आ जाएगा ये? 20 और 4 पंचे 20 और 5 तियों 15x माइनस 10 दूना 20, 6x बराबर 63। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 15 से 6 गए, 9x बराबर 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 9 का भाग लगाइए, 9 एकम 9, 3 12 36, 9 चौक 36, 140। तो हमारे जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 140। कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोटा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन हाँ जब द्विघात समीकरण बन जाते हैं, उस टाइप के बन जाते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो 30 क्वेश्चन ये आपके होते हैं। ये सेट था जो नवंबर 2021 में पेपर निरस्त हुआ था, उसका था। ठीक है, तो हमने आपको 2 सेट करा दिए हैं, संभवतः 1 या 2 सेट और करा देंगे, लेकिन उससे पहले मैथ आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। बहुत ही रेगुलर मैथ स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको क्लास पढ़ाएंगे कि आप देखेंगे कि मैथ आपके लिए, अगर नहीं कब 10 साल से मैथ नहीं पढ़ी होगी तब भी आपको मैथ समझ में आएगी, मतलब आप ये मान के चलिए। और आपने अपने सिलेबस में कभी मैथ ली थी नहीं ली थी, उससे कोई उस चीज का लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सीडीपी की क्लासेस पढ़ने लगी हैं, ईवीएस की तो अच्छी खासी क्लासेस चल रही हैं। बहुत कुछ आपको चैनल पे मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो आपसे बस इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए, और लाइक कर दीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए। आज का सेशन थोड़ा लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन आगे की चीज़ें सुधरेंगी और उनमें हम सुधारने का प्रयास भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।